नगर में बहुत अधिक बारिश हो रही थी। रात का समय था। महाराज अपनी रानी के साथ वर्षा रात्रि की नीरव छटा देखने बैठे थे। जोर की बारिश के साथ बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। बार बार बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक से रानी ने देखा कि एक वृद्ध आदमी सामने की उफनती नदी में बहती हुई लकड़ियां बीन रहा है। रानी ने इशारे से महाराज को बताया कि देखिए महाराज, इस भयानक वर्षा की रात में कोई बूढ़ा आदमी लकड़ियां बीन रहा है। बिजली के प्रकाश में राजा ने भी उस बूढ़े आदमी को देखा कि सचमुच एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की परवाह न कर उस उफनती नदी में लकड़ियां बीन रहा है। राजा सोच में पड़ गए कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी इसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा, तभी यह बूढ़ा आदमी अपनी जान की परवाह न कर लकड़ी बीन रहा है। रानी ने विचार करते हुए राजा से कहा, महाराज, क्या आपके राज्य में एक गरीब बूढ़े आदमी के लिए रोटी का प्रबंध भी नहीं हो सकता? बेचारा मौत के मुंह में खड़ा होकर अपना पेट भरने के लिए लकड़ियां बीन रहा है। वृद्ध की यह दशा देखकर महाराज पहले से ही दुखी थे और उस पर महारानी की बात। राजा ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया और कहा, सामने नदी में जाकर देखो और पता लगाओ कि यह कौन है और इसे कल राजसभा में लेकर आना। राजा को रात भर इस सोच में नींद न आई कि बेचारा कितना गरीब होगा, कब से भूखा होगा वह। सुबह राज दरबार में पहरेदारों ने एक आदमी को उपस्थित किया। महाराज, यही वह आदमी है जो रात को नदी में लकड़ियां बीन रहा था। राजा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसने सुंदर रेशमी कपड़े पहने थे। वह कहीं से भी गरीब नहीं लग रहा था। राजा को लगा कि पहरेदार गलत आदमी को ले आए हैं। उन्होंने पहरेदारों को इसके लिए डांटा। पहरेदारों ने बताया, महाराज, यही वह आदमी है जो रात को नदी में लकड़ियां बीन रहा था। हमसे कोई भूल नहीं हुई है। राजा ने उस वृद्ध आदमी को पास बुलाया और पूछा, क्या तुम ही रात को लकड़ियां बीन रहे थे? उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ महाराज, वह मैं ही था। महाराज बोले, तुम तो धनी और सुखी लग रहे हो, फिर अंधेरी रात में ऐसी जानलेवा परिश्रम करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वह आदमी बोला, महाराज, मैं देखने में जरूर सुखी दिख रहा हूँ। आपने मेरा नाम सुना भी होगा, पर अपने मन की तकलीफ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं एक बहुत बड़े अभाव से ग्रस्त हूँ। उस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अपना सब कुछ लगाकर भी मेरी वह कमी पूरी नहीं हो पा रही है, और जब तक वह कमी पूरी नहीं होगी तब तक मुझे यह सब करना ही होगा। महाराज ने हैरानी से पूछा, कौन सी कमी? उसने कहा, मुझे एक बैल की जोड़ी पूरी करनी है। मेरे पास एक सुंदर बैल है, उसकी दूसरी जोड़ी मुझे बनानी है, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। राजा धीरे से मुस्कुराए। एक बैल के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? मेरे पास हजारों बैल हैं, जो चाहे ले जाओ और अपनी जोड़ी पूरी कर लो। उस आदमी ने कहा, महाराज, आपके पास एक भी ऐसी बैल नहीं होगी जो मेरे बैल की जोड़ी पूरी कर सके। राजा ने कहा, ऐसा कैसा बैल है तुम्हारा जिसकी जोड़ी हजारों बैलों में नहीं? लाओ अपने बैल को, हम भी देखना चाहेंगे वह कैसा है। सेठ आदमी बोला, महाराज, मेरा बैल यहाँ नहीं आ सकता। उसे देखने के लिए आपको मेरे घर आना होगा। महाराज की उत्सुकता बढ़ गई। बैलों को देखने के लिए अगला दिन ही निश्चित किया गया। राजा ने अपनी रानी को भी इस घटना के बारे में बताया। रानी भी उस बैल को देखने के लिए उत्सुक हो गई।
राजा अपनी रानी एवं अन्य मंत्रियों के साथ सेठ के घर पहुँचे। उसका घर किसी पुराने महल से कम न था। सेठ ने महाराज को घर के अंदर आने को कहा। महाराज ने कहा, हमें सीधे तुम्हारे गौशाला में लेकर चलो, हमें वह बैल देखना है। सेठ ने कहा, बैल गौशाला में नहीं, मेरे घर में ही है, अभी आपको दिखाता हूँ। अंदर एक के बाद एक सुंदर कमरों से गुजरते हुए रानी सोचती रही, इतने सुंदर घर में कोई बैल कैसे रख सकता है? कैसा बेवकूफ़ सेठ है यह। अंत में वे एक विशाल कक्ष में गए, जहाँ का पर्दा सेठ ने हटाया तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। सामने मोतियों और रत्नों से जड़ा एक सोने का बैल खड़ा था। उसी का प्रकाश सब तरफ फैल रहा था। राजा, रानी, मंत्री सब के सब उसे देखते रह गए। आज तक किसी ने ऐसा बैल देखना तो दूर कल्पना भी नहीं किया था। बैल नहीं, मानो धन कुबेर वहां जा खड़ा हो। सेठ बोला, महाराज, अब आप कृपया दूसरे कक्ष में चलिए। राजा, रानी और मंत्री दूसरे कक्ष में गए। सेठ ने फिर एक पर्दा हटाया और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। ठीक वैसा ही बैल इस कमरे में भी था। सब कुछ उसी बैल के समान था। वैसे ही बहुमूल्य हीरे मोती जड़े सोने का बैल। सेठ बोला, महाराज, यह भी लगभग उसी के जैसा बैल है, परंतु आप देख सकते हैं बस एक सींग ही बनाना बाकी है। कुछ बहुमूल्य मणियाँ इसमें भी लगानी बाकी हैं। मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मेरे पास था मैंने सब इसमें लगा दिया है। मुझे इसके सींग को पूरा करना है। इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं दिन में दुकान पर बैठता हूँ और रात को लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ। नदी के प्रवाह में बहकर कभी कभी बहुमूल्य चंदन भी आ जाता है, इसलिए नदी में लकड़ियाँ बीनता हूँ और उसे बेचकर मिले हुए धन को इस बैल को पूरा करने में लगाता हूँ। अगर यह बैल की जोड़ी पूरी होगी तो मैं सुख से जी सकूंगा। राजा, रानी और मंत्री हैरान होकर सेठ की बातें सुनते रहे। उन्हें एक ओर सोने से रत्न जड़ित बैलों को देखकर आश्चर्य हो रहा था, तो दूसरी ओर सेठ की बैल जैसी बुद्धि पर तरस आ रहा था। राजा ने तभी अपनी रानी की तरफ देखते हुए कटाक्ष स्वर में कहा, क्यों रानी, क्या आप इसकी गरीबी मिटा सकते हैं? क्या आप इस अधूरी जोड़ी को पूरी कर सकते हैं? रानी करुणा भरे स्वर में बोली, महाराज, ऐसे मनुष्य की अनंत जोड़ियां पूरी होकर भी आखिरी जोड़ी हमेशा ही अधूरी रहेगी। हमारे जीवन में धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, आरामदायक जीवन जीने और विभिन्न सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि धन मात्र एक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं।